भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। भरत तिवारी पर पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्षय की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है तो सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। वहीं एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद से सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। भरत एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन। पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान अरेस्ट। आरा के बिलोटी गांव की ये तस्वीर 17 जून की है, जब भरत तिवारी अपने हथियार फेंक रहा था। हथियार फेंकने के बाद ही भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, उस पर सवाल उठ रहे थे। अब एनकाउंटर के 45वें दिन बड़ा एक्शन हुआ है। भरत तिवारी पर पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया। भरत पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी को बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद भरत के परिवार को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। भरत तिवारी के भाई और मां ने कहा, अक्षय कुमार ने ही 17 जून को पहली गोली मारी थी, जिसके बाद दूसरे कई पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी और 5 गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब भरत का परिवार सभी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। अक्षय कुमार पहला गोली उहे मरले बा। अक्षय कुमार ओकरा बाद डीएसपी दूसर का गोली मरले बा। ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली और 5 गो का गोली मारा रहे। हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो, सबकी गिरफ्तारी हो और जहां तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सजा दी जाए उनको। क्या कहिएगा इस पे? उम्मीद जगी है कि हाँ, थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ। पहली गिरफ्तारी अरेस्टिंग, हुई है। हाँ, पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी। भरत तिवारी के परिवार ने कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के इस कदम के बाद भरत के परिवार में इंसाफ की आस जगी है। वहीं भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज उसमें एसटीएफ सिपाही की पहली गिरफ्तारी है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। सरकार की एक कार्रवाई असली हत्यारे को बचाने वाली कार्रवाई है। क्या सिपाही ने अपनी मर्जी से गोली चला दी? असली अपराधी वो है जिसने वहां एसटीएफ को बुलाया। कि भरत तिवारी मामले में जो विपक्षी दल पहले से कहते आ रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको अब सरकार ने भी माना है। भरत तिवारी से संबंधित मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वायदा किया था कि निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलेगा और परिवार ने अपने एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया है उनकी गिरफ्तारी होने लग गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर सरकार बेहद ही संवेदनशील है। न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें सीएम सम्राट पर पूरा भरोसा है। अब इस मामले की जांच भी तेज हो गई है। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी इंसाफ की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी ने ये बता दिया कि सरकार अब दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और पटना से आनंद अमृतराज के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बांकीपुर में चुनावी नतीजों से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कहा कि बीजेपी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच पुराने रिश्तों की याद दिलाई है। ये रिपोर्ट देखिए। इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की राजनीति को स्थापित करने में प्रशांत किशोर पांडे की भूमिका रही है। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद सियासी दावों का दौर शुरू हो गया है। बेहद कम मतदान के बाद राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रिजल्ट का अनुमान लगा रहे हैं।
बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा ये तो 3 अगस्त को पता चल पाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने अराजकता फैलाई, फर्जी एग्जिट पोल भी कराए गए, लेकिन बांकीपुर में इस बार भी जीत बीजेपी की होगी। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के बयान पर जनसुराज ने पलटवार किया। जनसुराज ने कहा बीजेपी ने रिजल्ट से पहले हार मान ली, इसलिए आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। तो आरजेडी ने कहा प्रशांत किशोर और बीजेपी में किस तरह का संबंध है ये सबको पता है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? प्रशांत किशोर पांडे जी से भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध रहा है, इसके संबंध में नीतीश कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे को हमने अमित शाह के कहने पर बनाया था। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे में किस तरह का संबंध रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से पहले सियासी दावों का दौर जारी है। बीजेपी एक तरफ प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा रही है, तो जनसुराज का कहना है बीजेपी कैसे उनकी चुनावी रणनीति तय करेगी। तो आरजेडी प्रशांत किशोर और बीजेपी के गहरे रिश्तों की याद दिला रही है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों से पहले सियासी दावों और वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, संसद परिसर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जमकर ड्रामा किया। पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण किए। राहुल गांधी ने दान पात्र में पैसे डाले, फिर पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर भाग गए। संसद में दान चोरी का नाटक करने के बाद सियासत गर्मा गई। पप्पू यादव को सियासत में पुजारी वाला रोल भारी भी पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का रूप देखिए। पप्पू यादव पुजारी के वेश में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके पास दान पत्र रखा हुआ है और राहुल गांधी उसमें पैसे डालते देखे जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध के दौरान एक सियासी ड्रामा किया। इसमें सांसद पप्पू यादव पुजारी बनकर आए। राहुल गांधी ने भी चंदा दान पत्र में डाला और पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर जमीन पर रखकर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के पांव छूते हुए दिखाई दिए। फिर पुजारी बने पप्पू यादव दान पत्र लेकर भाग गए। अब संसद परिसर में भगवान राम की तस्वीर और दान पेटी के साथ पप्पू यादव के प्रदर्शन पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। पप्पू यादव के इस पॉलिटिकल ड्रामे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और पप्पू यादव ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन साधु संतों को चोर के रूप में दिखाया है। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। साधु का भेष बनाकर, चंदन टीका लगाकर पूरे भारत को अपमानित करने का काम किया है। पप्पू यादव के संसद में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक्टिंग को लेकर साधु संत भी गुस्से में है।
हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा, पप्पू यादव की नौटंकी की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने सनातन का अपमान करने वाले ऐसे नेताओं का खुलेआम विरोध करने की अपील की। पप्पू यादव जिस प्रकार से नौटंकी किया है, इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और मैं निवेदन करता हूं पूज्य संतों से, अगर वाकई में कोई हिंदू है, अगर वाकई में हिंदुओं का खून है हिंदुओं के अंदर, संतों के अंदर, ये जहां पप्पू यादव, राहुल गांधी और सपाई मिल जाएं, जूता लेकर स्वागत करना। पप्पू यादव के सियासी ड्रामे पर मंत्री संतोष सुमन ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, एक दौर में बॉलीवुड की फिल्मों में सनातन संस्कृति, साधु संतों, पंडित पुजारियों, तिलक चोटी और धार्मिक प्रतीकों को हास और उपहास का विषय बनाना जैसे फैशन बन गया था। मनोरंजन के नाम पर सालों तक सनातन परंपराओं का मजाक उड़ता रहा। आज दुर्भाग्य से उसी मानसिकता और भोंडेपन की झलक विपक्ष की राजनीति में भी दिखाई दे रही है। सदन में दान चोरी का नाटक करने वाले पप्पू यादव पर सियासी हमले जारी है। पप्पू यादव को सियासत में पुजारी वाला रोल भारी पड़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार अपनी कुर्सी बचा सकते हैं और इसके लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने। दरअसल दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा और कुछ ही घंटे बाद एमएलसी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक ऐसा कानून जो बिना कोई चुनाव जीते किसी को भी मंत्री बनने की सहूलियत देता है। इसी कानून के तहत आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी पहले नीतीश कैबिनेट फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। पर इस कानून में एक पेच ये है कि ये नियम केवल 6 महीने की अस्थायी छूट ही देता है, यानी 6 महीने के भीतर अगर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तो मंत्री पद जा सकता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। दरअसल 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने, बिना विधानमंडल के सदस्य के मंत्री बनाए गए। 7 मई 2026 को नई सरकार बनने पर दोबारा मंत्री बने। पहली बार मंत्री बनने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और बिहार सरकार से पूछा कि बिना एमएलए या एमएलसी रहे दीपक प्रकाश किस अधिकार से मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद बिहार में एक बड़ा सियासी खेला हो गया। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने शाम के करीब 4:30 बजे विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण, बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देवेश कुमार ने तो कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले शपथ लेते हैं या इस सियासी पिक्चर में कोई और प्लॉट ट्विस्ट आता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के नामांकन पर बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्द ही एमएलसी के लिए नामांकन कर सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए सीट खाली हो गई है। तो अब देवेश कुमार के सीट के लिए नामांकन होगा और अब ये माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश बहुत जल्द नामांकन करेंगे। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश से जुड़े मामले पर बयान दिया और कहा कि इस मामले पर बिहार सरकार जवाब देगी और उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है। बिहार सरकार जवाब देगी, बिहार सरकार जवाब देगी, इसमें हमको क्या करना है। ना एमएलसी है ना एमएलए। अरे भैया ठीक है, वो सब दिन से मालूम है, कोई नई बात थोड़ी है, पहले से मालूम है। बिहार का सुपर फूड और मिथिला की पहचान मखान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहा है।
विदेशों में मखान की जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही है। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान समुद्री रास्ते से कनाडा भेजा गया है। लोकल से ग्लोबल बनते सुपर फूड मखाना से अब सैकड़ों किसान मालामाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मोती जैसे दिखने वाले मखान की ये दाने बिहार के किसानों को न सिर्फ मालामाल कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ा रहे हैं। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान कनाडा भेजा गया है। ये खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होते हुए समुद्री रास्ते से कनाडा पहुंचेगी। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक और मजबूत कदम बताया। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बिहार से बड़े पैमाने पर मखान को कनाडा भेजे जाने पर खुशी जताई है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। एपेडा के प्रयासों से दरभंगा बिहार से पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाना का निर्यात कनाडा के लिए किया गया। वैश्विक बाजार तक पहुंच के इस प्रयास से जुड़े किसानों को 50% से अधिक बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही बिहार के प्रीमियम मखाना की पहचान अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं में हो रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और केंद्रीय मंत्रालय के इस पहल से बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। एनडीए इसे सरकार की सफलता बता रहा है तो विपक्ष किसानों के शोषण का आरोप लगा रहा है। मेरा मानना भी है कि समय ज्यादा दूर नहीं है जब विश्व के हर देश इसको अंगीकार करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के स्नैक में। इसके लिए किसान भाइयों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ढेरों बधाई है कि सरकार किसानों के शोषण की सरकार है। वही दूसरी ओर गया जी में 6000 करोड़ से अधिक रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लग रहा है। बिहार अब कंज्यूमर स्टेट से एक्सपोर्टर स्टेट में धीरे धीरे सम्राट चौधरी जी के हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा मुनाफा हुआ है मखाने के निर्यात से, लेकिन किसको? मखाने का बिजनेस करने वालों को, किसानों को नहीं। मखाने का निर्यात करने वाले माला माल हो रहे हैं और किसान कंगाल। दरभंगा के किसानों से वो मखाना महज 450 रुपए प्रति किलो के रेट से लिया गया है। सिर्फ 450 रुपए मिले हैं। ये किसानों के श्रम की लूट है, किसानों की पूंजी की लूट है, किसानों के कौशल की लूट है। मखाना की मांग अब लोकल से ग्लोबल हो गई है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पर बड़ी बात यह है कि बिहार का सुपर फूड अब पूरी दुनिया में स्वाद बिखेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और शिक्षकों को कंफ्यूजन दूर भी किया। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि जो शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते तो वे आवेदन नहीं करें। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा और किसी को भी जबरन हटाया नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए शिक्षक कम से कम 1 स्कूल और अधिकतम 30 स्कूल का विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर साल अब जुलाई माह में टीआरई की अधियाचना शिक्षा विभाग के जरिए से बीपीएससी को भेजी जाएगी। 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहली बार ये है, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीजों के लिए हो रहा है, एक समायोजन हो रहा है और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। बड़ी खबर औरंगाबाद से आपको बताते हैं, जहां रिसियप थाना में पदस्थापित एएसआई उमेश कुमार को विजिलेंस की टीम ने 50,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
मारपीट के मामले में मदद करने के नाम पर एसआई उमेश ने तेंदुआ गणपत निवासी लक्ष्मण राम से रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत लक्ष्मण ने निगरानी थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद सीनियर डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक धावा दल का गठन किया गया और 50,000 की पहली किश्त देते वक्त ये कार्रवाई की गई। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन लोगों इनसे डिमांड इस रिश्वत के रूप में इनसे 2 लाख रुपया की डिमांड की गई थी। बाद में इन्होंने 1 लाख पे तैयार हुआ, जिसमें कि आज 50,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया। कितना दिन पहले शिकायत मिली थी सर? जी, कितना दिन पहले शिकायत मिली थी? 24/7 को। कि थाने से गिरफ्तारी है? जी, थाने से नहीं है, थाने के पीछे जो नगर सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन, उसी के पीसीसी सड़क से पीछे में जो है पीसीसी सड़क पर से गिरफ्तारी। बड़ी खबर जमुई से है, जहां झाझा थाना क्षेत्र से बिहार की साइबर अपराध इकाई और जिला साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और छापेमारी करके एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ देश भर में करीब 125 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि वो लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी की रकम का लेन देन कराता था। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। द्वारा छापेमारी की गई, उसमें रंजन कुमार के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 वाईफाई डिवाइस, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, 9 बैंक खातों का पासबुक, 4 चेकबुक, 2 एटीएम कार्ड, 3 क्यूआर कोड और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग उपकरण और फर्जी उद्यम पंजीकरण से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां काराकाट थाना क्षेत्र में सड़क डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक, कैश, मोबाइल फोन और डकैती में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। आरोपी ने हथियार के बल पर एक बाइक सवार से लूटपाट की थी। गिरफ्तार अपराधियों में ऋतु रंजन को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। काराकाट थाना अध्यक्ष के द्वारा त्वरित और बहुत ही जल्दी कांड का उद्भेदन किया गया है। एक व्यापारी के साथ लूटपाट की गई थी सलखुआ रोड में, और शहरी बेलवैया सड़क है, ग्रामीण सड़क, वहाँ न केवल उसमें संलिप्त 5 अभियुक्त का डिटेक्शन हुआ, बल्कि उसमें से 4 अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और आर्म्स भी रिकवर हुई है। यह काराकाट पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और अब बात करते हैं भागलपुर की, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर कालिका मंदिर में हुई चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी के निर्देश पर जब टीम ने जांच शुरू की तो जांच के दौरान पुलिस पहले सीएनजी ऑटो चालक तक पहुंची, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने चोरी के लगभग 250 ग्राम चांदी के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सर, क्या क्या बरामद अभी हुआ? बरामदगी में है भी इसके सर, बरामद में है आपका चांदी का 2 मुकुट है, चांदी का झाप 1 है और ई रिक्शा 1 है, जिस पर वो लाद कर लेके गया था। कितने वजन का होगा सर? और वजन तो लगभग वेट करना पर लगभग 200 ग्राम के आसपास लग रहा है। चोरी के वालों का कहना कि मुट्ठी से तक वजन तो बहुत ज्यादा बताया गया है कि हम लोग बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं कि नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के मितवा गांव में 2 पक्ष के बीच झड़प हो गई, जहां कुल 5 लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 28 जुलाई को आषाढ़ी पूजा को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस 3 दिनों से मामले को दबाते हुए कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा शुक्रवार को फिर से देखने को मिला। लड़ा झगड़ा कर रहा था, ग्रामता पूजा से पहले से पूजा करने से पहले तो लड़ाई हो रहा था, यही से अति वो फायरिंग से लगा हमको। ये बच्चा को दिखाने गए थे, विवाद हुआ है जरी सुन के लिए। जैसे कि दुकान यहाँ खोल ले था तो मोदी जी से गया सौदा लाने के लिए, तो मार बैठा, उसी लिए विवाद हुआ है। रोड पर छेक के मारा है डॉक्टर के पास में।
और अब खबर अररिया से, जहां जोकीहाट प्रखंड के घोड़मरा गांव में परमान नदी का कटाव लगातार तेज होता जा रहा है। नदी के भीषण कटाव की जद में ग्रामीण के मकान और खेती की जमीन आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सैंडबैग तो लगवाए हैं, लेकिन इससे कटाव पर कोई रोक नहीं लगी। अब तक एक घर कटाव की चपेट में आ चुका है, जबकि कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों में भी डर का माहौल है। अररिया के जोकीहाट प्रखंड के घोड़मारा गांव में है और तस्वीर परमान नदी की है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि परमान नदी का पानी जो है तेजी से घटा है, जिसकी वजह से यहां पर कटान जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। और हम दूसरी तरफ दिखाना चाहें कि नदी के बिल्कुल सटे हुए जो है एक घर है और वो भी जो है कभी भी कट सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है ये घोड़मारा गांव में। ये नदी जो है कि घर का तरफ भागते हुए चले जाता है। 2-5-6 घर तो मतलब गिर गया है। अभी यहाँ प्रस्ताव ये नदी के किनारे में भी बाकी है और किसी तरह से हम लोगों को ज़मीन भी कहीं नहीं है कि हम लोग कहीं चले जाएंगे। बस यहाँ घर जो हम लोगों को जो पक्की बनी हुई है, मतलब ये जाने वाला है वो घर का बगल। और हम लोगों को बहुत परेशान है यहाँ, किसी तरह से नदी को व्यवस्था कर दीजिए। हम क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीब। 1-2 साल से ये नदी का जो इधर से रुख मुड़ा है, ये नदी तो बना है, ये इस सैलाब में इतना कटा है कि जहाँ पे हम लोग जाते थे गाड़ी वाली लेके, ट्रैक्टर लेके, जहाँ से जाने का रास्ता था वो बिल्कुल इस सैलाब में पूरे कट गया नदी में। तो तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा कि जोकीहाट प्रखंड का यह गांव है और यहां पर परमान नदी की वजह से जो है लगातार कटान जारी है। कई घर जो है नदी में विलीन हो गए हैं और कई मकान ऐसे बचे हुए हैं। लोगों में भय है, आशंका है कि उनका यह घर भी जो है कहीं नदी में विलीन न हो जाए। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, जोकीहाट, अररिया। और अगली खबर नालंदा से, जहां राजगीर की नालंदा यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस साल दुनिया के 45 देशों से करीब 1000 छात्र छात्राएं अलग अलग विषयों में दाखिला ले रहे हैं। विश्वविद्यालय में 1 अगस्त से नियमित क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई और आवास की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महत्वपूर्ण क्षण है जब हम 1000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के साथ अलग अलग कोर्सेज में जो 19 नए कोर्सेज हमारे हैं उनमें विद्यार्थियों को एडमिशन दे रहे हैं। 45 से ज्यादा राष्ट्रों के विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश करेंगे। मैं बैंगलोर से आई हूँ, मेरा नाम दिव्या है। मैंने MA आर्कियोलॉजी के लिए एडमिशन लिया है, अभी एडमिशन प्रोसेस खत्म हुआ है मेरा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया? पूरा हमारे हिस्ट्री में देखा जाए तो नालंदा से बड़ा नाम और क्या है, तो अगर मौका मिल रहा है मुझे यहाँ पढ़ने का तो क्यों नहीं, उसको क्यों छोड़ना चाहूंगी मैं। मैंने IRPS में एडमिशन लिया, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज में। नालंदा यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया, क्या कुछ बता रहा है? नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब मुझे चाहिए था पहले से, मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मुझे लगा कि इंटरनेशनल, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो इसीलिए मैंने चूज किया।